तो हम ये क्यों सोचें कि हर दिन 7 सवाल करना है? 7 सवाल तो हम तब सोचेंगे ना जब सब में बराबर टाइम लग रहा होगा। तो बेहतर ये होगा कि हम ये सोचें कि पहले दिन ज्यादा से ज्यादा कर लें, जो टफ लग रहा है उसको छोड़ दें और बाकी सारे कर लें, चाहे वो पहले असाइनमेंट से हो, दूसरे से हो, तीसरे से हो, चौथे से हो। जो बनता जा रहा है उसको करते जा रहे हैं। रीड करो, लग रहा है बन जाएगा, करो इसको। थोड़ा लग रहा है कि दिक्कत जाएगी, छोड़ दो। तो पहले दिन हमने क्या किया, 7 से ज्यादा सवाल कर लिए, शायद 15 कर लिए। तो अब बचे हुए दिनों में हमें टोटल सवाल कम करने हैं, लेकिन जो बचे हैं वो ज्यादा टाइम मांग रहे हैं। कभी किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे भी ये गुर सिखाया जाएगा। अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में होगे तो वहां ये बात बताई जाएगी। तो आप टाइम को इस तरीके से मैनेज करो कि पहले सारे इजी करो, फिर थोड़े मॉडरेट वाले करो, सबसे टफ वाले आखिरी के लिए छोड़ दो। तो आपको ये पता चलेगा कि अगले 3 दिन में आपने सारे असाइनमेंट कर लिए। अगर आपको जरूरी लगता है, या मतलब अगर आप कर सकते हो, एक दिन कॉलेज मत जाओ। अगर मैनेज हो सकता है मत जाओ एक दिन कॉलेज। अगर पॉसिबल लगता हो तो मत जाओ एक दिन कॉलेज, और उस दिन का दिन भर में फायदा उठाओ कि एक ही दिन में हम मैक्सिमम कर लें। ये भी कर सकते हैं, सोचो। तो आपके पास सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम्स हैं तभी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। हमारी जिंदगी बेहतर कब होगी? हमारी जिंदगी बेहतर होगी जब कठिन हालात मिलेंगे। जीवन में अगर आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, तो आप किस बात का सॉल्यूशन निकालोगे? जब आप सॉल्यूशन निकालोगे ही नहीं तो कोई टेक्निक डेवलप ही कैसे होगी, कोई मेथड डेवलप ही कैसे होगा? क्यों हमारे देश में गुजरात सबसे ज्यादा धनी राज्य है? क्योंकि गुजरात ने सबसे ज्यादा आपदाएं झेली हुई हैं इतिहास में। क्यों जापान बहुत ज्यादा उन्नत देश है टेक्नोलॉजी में? क्योंकि जापान ने सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेली हुई हैं। इस बात को समझिए कि कठिन हालात आपके फेवर में होते हैं, वो आपके नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हाँ, अब आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको 10 तरह की परेशानियां हैं, तो ये कठिन हालात हैं। खुशनसीब है आपको ये कठिन हालात मिले, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो अपने प्रयास में तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। और जब आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे तो आप ऐसा मेथड डेवलप करोगे जिससे कि वो कठिन समय में, वो समय नहीं है हमारे पास, उस सिचुएशन में भी हम समय निकाल लेंगे। ये टेक्निक ऐसी ही तो डेवलप होती है। सोचो कि आप, हो सकता है कि अगर इस टेक्निक पे काम करो तो एक दिन में, 2 दिन में ही आपने पूरे असाइनमेंट कर लिए। एक दिन आपने कहा चलो ठीक है, एक दिन हम कॉलेज नहीं जाते, दिन भर यही करेंगे, कर लिया, पता चला 40 सवाल एक ही दिन में हो गए। एक दो में डाउट रहा तो रहा, उसको अगले दिन देख लेंगे। तो मैनेज सब हो सकता है। आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये कभी मत बोलो कि सिचुएशन ऐसी है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि ये बोलो कि आप ईमानदार नहीं, आपकी नीयत नहीं है पढ़ने की। अगर आपने इस फैक्ट को मान लिया तो आप अपनी नीयत को सही करने के बारे में सोचोगे। ठीक है? जब हम दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं, सिचुएशन पे ब्लेम डाल देते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा विक्टिम मानते हैं, बेचारा मानते हैं, और ऐसा लगता है हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। इसलिए हम अपने आप को धोखे में रखते हैं। अपने आप को बेचारा कह के हम क्या कर देते हैं, हम सुधार की सारी उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करिए। अब हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ब्रेक हम थोड़ी देर बाद लेंगे क्योंकि पॉइंटर्स में थोड़ा हैवी रहेगा, इसलिए थोड़ा पढ़ने के बाद ब्रेक लेंगे। ठीक है? थोड़ा पढ़ने के बाद ब्रेक लेंगे। अब देखो भाई, पॉइंटर्स तो सबसे शानदार टॉपिक है सी लैंग्वेज में। जब भी कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर सी लैंग्वेज तो मेरी ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स मैक्सिमम, जब उन्हें नहीं मालूम होता है दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं मालूम है ना। यूजुअली कई सारे ऐसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट नहीं है, जहां पर मेहनत करने वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कॉलेज में अगर हम हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स, जब कैंपस आता है, कंपनीज आती हैं, तो अपने रिज्यूम में लिखते हैं कि सी आती है, C++ आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, डेटा स्ट्रक्चर भी आता है, DBMS भी आता है, सब लिख देते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट उनके करिकुलम में रहे होंगे, अलग से कभी इस पे पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं करी है।
ठीक से आते भी नहीं है पर लिख दिया रिज्यूम में। ऐसे रिज्यूम सबसे बेकार होते हैं। इंटरव्यू लेने वाला तुमसे पूछता है कि देखो सी लैंग्वेज आती है, हाँ आती है। सवाल पूछा तो बोलते नहीं सर बस ये मैलॉक कैलॉक नहीं आता। फिर अगला सवाल पूछा, नहीं ये स्ट्रक्चर नहीं आता। फिर अगला सवाल पूछा, नहीं सर बस पॉइंटर नहीं आता, बाकी पूरी सी लैंग्वेज आती है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि सी लैंग्वेज का मतलब पॉइंटर के पहले के टॉपिक्स तक है, और मैं ये कहता हूं सी लैंग्वेज का मतलब पॉइंटर से शुरू होता है। यानी पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, डीएमए, अगर ये 3 टॉपिक तुमको नहीं आते तो कभी मत बोलना कि तुम्हें सी लैंग्वेज आती है। और ये टॉपिक अगर तुमको आते हैं तो वाकई में तुम्हें सी लैंग्वेज आती है। ये टॉपिक आने का मतलब इनके सिंटेक्सेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। सो पॉइंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंटायर सी लैंग्वेज। पॉइंटर एक ऐसा टॉपिक है जो सी प्लस प्लस में भी एज इट इज मिलेगा, लेकिन जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, इन लैंग्वेजेस में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस तरीके का नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कई सारे काम जो आप सी सी प्लस प्लस में कर सकते हो, कई मॉडर्न लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स। तो ये जो पॉइंटर्स का टॉपिक है, कई लोगों को बहुत टफ लगता है, और मैं ये मानता हूं टफ लगने के पीछे सिर्फ एक वजह होती है, इसको ठीक से नहीं पढ़ना। पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉइंटर टॉपिक की सीरियसनेस, और आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। जो एजेंडा है वो तो काफी बड़ा है, इतनी सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आज हम कितनी चीजें इसमें से कवर कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी एड्रेस से। क्या आपको याद है मैंने जब स्ट्रिंग की क्लास ली थी लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जब रन होता है तो उसे रैम में कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है। याद है? कोई भी प्रोग्राम कितनी मेमोरी मिलती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके अंदर 1 1 बाइट करके लाखों बाइट्स होते हैं, और इन्हीं बाइट्स को हम अगर काउंट करें तो इनका पोजीशन नंबर जीरो बेस्ड काउंटिंग करेंगे तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 इस तरह से हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है यहां पर कोई बाइट हो, उसका पोजीशन नंबर बने 100, किसी का 1000 भी बन सकता है, 10,000 भी बन सकता है, 1 लाख भी बन सकता है, क्योंकि लाखों बाइट्स हैं। हर एक बाइट का पोजीशन नंबर ही एड्रेस कहलाता है। एड्रेस को ही हम रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस और रेफरेंस एक ही बात है। इसी को आप पोजीशन नंबर ऑफ बाइट इन प्रोग्राम्स मेमोरी भी बोल सकते हो। जब भी कोई वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया x, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली उसके अंदर 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक बन गया होगा। 4 बाइट का मतलब होता है 4 लगातार के बाइट्स। तो इनका एड्रेस क्या होगा? तो हो सकता है कि इसका एड्रेस हो 3000, 3001, 3002, 3003 होंगे लगातार में। ये पूरा हमारे लिए एक वेरिएबल है, लेकिन एक्चुअल में ये 4 बाइट्स हैं, और हम बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा x है। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई वेरिएबल बनाया जाता है तो कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, और हम कहते हैं कि उस वेरिएबल का कुछ एड्रेस है। यूजुअली जब ये वेरिएबल 4 बाइट का है और हमसे बोला जाता है कि बताओ x का एड्रेस क्या है, तो हम सिर्फ पहली बाइट का एड्रेस बताते हैं, चारों बाइट का एड्रेस नहीं बताते। हम सिर्फ पहली बाइट का एड्रेस बताते हैं, और अब अंडरस्टूड है कि ये 4 बाइट्स का है, तो आगे के एड्रेसेस क्या होंगे वो हम सोच सकते हैं। बस हमें पहली बाइट का एड्रेस बता दो, तो हमें ये मेमोरी के एड्रेस के बारे में बात समझ में आती है। अच्छा, इस बात को भी ध्यान में रखें, ये जो एड्रेस है ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। एड्रेस इज अ लॉजिकल नंबर। मैंने बताया था लॉजिकल नंबर क्यों बोलते हैं। लॉजिकल नंबर
विच इज नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, मतलब पॉइंट में भी नहीं हो सकता। तो किसी भी बाइट का पोजीशन नंबर एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। समझ में आया ये? अगर हमारे पास किसी लोकेशन का, किसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, तो हम उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस भी कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम दो ऑपरेटर्स की। पर इनकी बात समझने के लिए पहले आप देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक्स, एक्स वेरिएबल बनाया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक मेमोरी ब्लॉक बन गया होगा? ये एक्चुअल में 4 बाइट्स का होगा, इसका नाम एक्स है, और जो भी इसकी पहली बाइट का एड्रेस होगा, सपोज करो 1000। तो 3 चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम। आप देख रहे हैं इस वेरिएबल का कुछ एड्रेस है, और ये एड्रेस रेफरेंस भी कहलाता है, ठीक है। और ये जो भी होगा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और हम कभी भी ये एड्रेस नंबर डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वी कैन नॉट डिसाइड और चेंज एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। ये बात को हल्के में मत लेना जो बताई मैंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, आगे अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गलती करोगे। हम ना तो एड्रेस डिसाइड कर सकते हैं कि भाई एक्स वेरिएबल का एड्रेस हमारा मन कर रहा है कि 3000 हो, ये जरूरी नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। प्रोग्राम के अंदर हमारे वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ ये जान सकते हैं कि वो एड्रेस नंबर क्या है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका एड्रेस नंबर 1000 ही हो। ना केवल इतना, हम उस एड्रेस नंबर को चेंज भी नहीं कर सकते। हमने कहा कि अच्छा एक्स का एड्रेस 1000 है, चलो इसको चेंज करके 2000 करो, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब मान लो कि इस वेरिएबल को बनाते वक्त, इसको एक्स को बनाते वक्त मैंने इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दी, तो ये वैल्यू कहां जाएगी? ये वैल्यू जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। तो ये कहलाएगी वैल्यू इन वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू इन वेरिएबल। 3 चीजें हैं। अब सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने प्रिंट करा दिया एक्स। क्या प्रिंट होगा बता सकते हो? इसमें क्या प्रिंट करेंगे? 5 प्रिंट होगा, कोई डाउट ही नहीं है, इस जगह पर 5 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखो मैंने लिखा प्रिंट एफ %d। मैंने आपको अभी तक ये बोला था कि स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ लिखना, प्रिंट एफ में मत लिखना, लेकिन अब पहली बार हम प्रिंट एफ में भी एड्रेस ऑफ लगा रहे हैं और इसके मायने समझ रहे हैं। एक्चुअल में ये जो एड्रेस ऑफ है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसी का दूसरा नाम है रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसे अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत है। तो जब आप लिखते हो एड्रेस ऑफ, तो इसके तुरंत बाद आपको लिखना होता है इसका ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड होगा इसका, तो इसके तुरंत बाद आप यहां पर लिखना चाहते हो इसका ऑपरेंड। ये ऑपरेंड हमेशा क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब जरा गौर करें, मैंने ये ऑपरेटर लिखा है और इसके तुरंत बाद इसका ऑपरेंड लिखा है, और वो एक वेरिएबल है। यस, अच्छा, ये ऑपरेटर अपने नाम के हिसाब से क्या करने वाला है? ये रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहलाता है, मतलब ये रेफरेंस नंबर बताएगा। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, मतलब ये एड्रेस नंबर बताएगा। तो आपने जब इस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, ऑपरेंड के रूप में जो वेरिएबल दिया, उस वेरिएबल का एड्रेस बताने का काम ये ऑपरेटर करता है। इसी वजह से ये दूसरे वाले प्रिंटफ में आउटपुट में क्या प्रिंट होने वाला है? 1000 प्रिंट होने वाला है।
क्योंकि x वेरिएबल का एड्रेस बताएगा ये ऑपरेटर। अच्छे से समझ में आया ये ऑपरेटर क्या करता है? इसी प्रकार से एक और ऑपरेटर की चर्चा करते हैं। अभी तक आपने इसे मल्टीप्लाई करने के लिए यूज में लिया है, लेकिन ये ऑपरेटर कहलाता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का एक और नाम है, बड़ा पॉपुलर है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर भी अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड लेता है। जो भी ऑपरेंड होगा इसका, वो इसके जस्ट बाद होगा। इस ऑपरेटर को लिखा, उसके बाद में जो राइट साइड में जो भी चीज लिखी, वो इसका ऑपरेंड है। और वो ऑपरेंड क्या हो सकता है? वो ऑपरेंड हमेशा एड्रेस होगा। अब जरा गौर करिए कि इसका नाम है डी रेफरेंसिंग और इसका नाम है रेफरेंसिंग। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर इसको रेफरेंसिंग बोल रहे हैं और इसको डी रेफरेंसिंग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ध्यान से सुनते जाए सब चीजें समझ में आएंगी। सिस्टमेटिकली करेंगे तो ही समझ में आएंगे, बीच बीच में से करेंगे तो नहीं आएंगे समझ में। हाँ, तो मैं इसको रेफरेंसिंग ऑपरेटर कह रहा हूं, इसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोल रहा हूं। क्या नाम से कोई बात तुम्हारे पकड़ में आ रही है? बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते होंगे। तो जरा पहचानो कि ये क्या काम करता था, इसका उल्टा काम ये करेगा। ये क्या काम करता था? ये ऑपरेंड के रूप में क्या लेता था? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या बोले रेफरेंसिंग ऑपरेटर अपना काम करने के लिए क्या लेता था? वेरिएबल। और बदले में क्या देता था? एड्रेस देता था। समझ में आई बात? ये ऑपरेटर वेरिएबल लेकर एड्रेस देता था, तो ये इसका उल्टा काम करेगा। मतलब एड्रेस लेगा और बदले में वेरिएबल देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल लॉजिक बताया मैंने। मैं कह रहा हूं ये वेरिएबल लेगा, ठीक है, और बदले में एड्रेस देगा। और ये क्या करेगा? ये एड्रेस लेगा और बदले में वेरिएबल देगा। क्लियर? ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहां एक और प्रिंटफ लिखता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और इसके बाद मैं लिखता हूं 1000, तो मैंने एड्रेस लिखा है। ठीक है, एड्रेस लिखा है। और अगर मैंने एड्रेस लिखा है तो ये रिजल्ट में मुझे क्या देने वाला है? ये मुझे वेरिएबल देने वाला है। यानी इसका रिजल्ट आएगा x, इसका रिजल्ट आएगा x। तो x की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। पर एक समस्या है। समस्या ये है कि आप 1000 यहां कैसे लिख सकते हो जबकि आपको पता ही नहीं है कि x का एड्रेस क्या है? भाई ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। प्रोग्राम बनाते वक्त हमें नहीं मालूम कि इस वेरिएबल को क्या एड्रेस मिलेगा, क्योंकि वी कैन नॉट डिसाइड द एड्रेस और चेंज द एड्रेस। 1000 ही एड्रेस मिलेगा, वी डोंट नो। प्रोग्राम बनाते वक्त तो नहीं मालूम, प्रोग्राम रन करते वक्त जब ये प्रिंटफ का आउटपुट आएगा 1000, तब मुझे पता चलेगा कि इसका एड्रेस 1000, वरना मुझे पता ही नहीं। तो यहां पर प्रोग्राम बनाते वक्त 1000 लिखना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर आप डायरेक्टली एड्रेस कभी नहीं लिखोगे। यानी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में ऑपरेंड एड्रेस तो लिखना है, पर डायरेक्टली एड्रेस नंबर कभी नहीं लिखोगे। तो फिर एड्रेस लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ एक्स, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा एड्रेस ऑफ एक्स हमें क्या दे देगा? एड्रेस। तो ये एक्स का एड्रेस दे देगा, तो ये 1000 ही आएगा। अगर मान लो इसका एड्रेस 1000 ना होकर 2000 होता तो 2000 आ जाएगा। उसमें क्या है, जो भी एड्रेस है एक्स का वही आएगा ना। आया समझ में? तो यहां पर दो ऑपरेटर लगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर सॉल्व होगा, एक्स का एड्रेस ये रिटर्न करेगा, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 1000। 1000 इस इनडायरेक्शन ऑपरेटर का, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का ऑपरेंड बना, तो यहां पे रिजल्ट रिटर्न होके आ गया वेरिएबल एक्स। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूं, तो अगर आप स्टार %x लिखते हैं तो इट इज एज गुड एज एक्स। जैसे कि ये दोनों अपोजिट थे तो कैंसिल हो गए और एक्स बचा केवल।
तो आई होप आप इस रूल को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ऑपरेटर भी समझ में आए, अच्छे से देख लीजिए इसको। आई होप सभी कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है इतने पोर्शन में। बार बार रन करने पे एड्रेस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी कैन नॉट गारंटी। तो यहां तक की बातें तो समझ में आई। अभी भी हम ये नहीं सीख पाए हैं कि पॉइंटर क्या होता है, लेकिन हमको ये मालूम है कि एड्रेस क्या होता है, रेफरेंस किसे बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसे बोलते हैं, और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर किसे बोलते हैं, ये हमको पता है, इतना हमको अच्छे से पता है। और एड्रेस हम डिसाइड करते नहीं है, हम एड्रेस को बदल सकते नहीं है। इसके अलावा अभी अभी हमने इस रूल को भी देख लिया, इतने पे हम लोग क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब अगली बात देखो, मान लो कि मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, ठीक है, मैंने वेरिएबल बनाया है x और उसकी वैल्यू रखी है 5। तो इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया है x और इसके अंदर 5 है, और सपोज कर लो कि इसका एड्रेस 1000 है, और मैं लिखता हूं एड्रेस ऑफ x असाइन 7। बताइए इससे क्या होगा? मैक्सिमम लोगों का कहना है कि इसमें एरर आएगी। क्यों एरर क्यों आएगी? अमर कह रहे हैं कि x में 7 चला जाएगा, अभिषेक कुमार भी कह रहे हैं कि x में 7 चला जाएगा, कुमारजीत भी कह रहे हैं कि 7 असाइन हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो, जी हाँ, काफी लोग ये बात कह रहे हैं कि हम एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये सोचना कि x का एड्रेस 7 हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पक्की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा जो सटीक रीजन मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। देखो, एड्रेस ऑफ x इज नॉट अ वेरिएबल, है क्या? नहीं है ना? एड्रेस ऑफ x इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल x। एड्रेस नंबर is a constant value, ठीक। इसके अलावा हम जानते हैं we cannot have constant in the left hand side of assignment operator। पता है ना ये बात? अच्छे से पता है ना कि भाई एड्रेस ऑफ एक्स कोई वेरिएबल का नाम तो है नहीं। असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आप सिर्फ वेरिएबल लिख सकते हैं, ये हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तभी क्लियर कर लिया था। असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था तो हमने समझा था कि क्या होता है, असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे 3 असाइन 4 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 4 3 में थोड़ा ना स्टोर हो पाएगा। असाइनमेंट के लेफ्ट पे वेरिएबल होना चाहिए, तो यहां तो लिखा है एड्रेस ऑफ एक्स, तो एड्रेस ऑफ एक्स लिखना वेरिएबल नहीं होता, इट इज नॉट अ वेरिएबल। ये तो बस एक तरीका है जिससे कि हम एक्स वेरिएबल का एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये लिखा है 1000 असाइन 7, ठीक है, तो वी कैन नॉट हैव कांस्टेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, इसीलिए इसमें आएगी एरर। ठीक है ना? तो इसमें आएगी एरर, क्योंकि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये तो सही बात है कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ही होना चाहिए, एड्रेस नहीं आ सकता, और एड्रेस नंबर हमेशा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। पर सोचो जरा कि अगर मैंने एक वेरिएबल x बनाया जिसकी वैल्यू 5 है, जिसको डायग्रामेटिकली भी मैं लिख लेता हूँ, ये x है और इसके अंदर 5 है और इसका एड्रेस 1000 मान लो। अब मैं कह रहा हूं कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे एड्रेस ऑफ x नहीं आ सकता, पर राइट साइड पे तो आ सकता है ना?
ये तो पॉसिबल है, कांस्टेंट वैल्यूज लेफ्ट में नहीं आ सकती पर राइट में तो आ सकती हैं। ठीक है, यस चांद, तो राइट हैंड साइड पे तो आ सकती है, यस। ओके, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ही होना चाहिए ना। तो लेट से कोई वेरिएबल है जे, तो जे नाम का कोई वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो उसका कुछ एड्रेस भी होगा और उसका कुछ डिक्लेरेशन भी किया गया होगा। ठीक है ना। मुझे बताओ कि एक्स का, ये जो लाइन लिखी है ना हमने, इस लाइन के चलने से क्या होगा, इस लाइन से क्या होने वाला है। जे में चला जाएगा 1000, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, पर ये नंबर का अलग मीनिंग है और ये नंबर का अलग मीनिंग है। अब कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो तो उसका डिक्लेरेशन करना तो जरूरी है। अब मान लो आपने जे वेरिएबल का डिक्लेरेशन इस तरीके से कर दिया, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है। देखो, तुम लोग सुनार की दुकान पे गए हो कभी, सुनार की दुकान पे गए हो, सोने चांदी की दुकान पे गए हो, तो जो बढ़िया ट्रेडिशनल शॉप्स हैं, अच्छी शॉप्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चांदी के ग्लास में पानी सर्व करते हैं। ठीक है, खास तौर पे जब उन्हें यकीन हो जाए कि आप कुछ खरीदने आए हैं, तो वो चांदी के ग्लास में सर्व करते हैं पानी। अब सोचो कि आपको चांदी के ग्लास में पानी दिया जा रहा है, कैसी फीलिंग आएगी, कैसी फीलिंग आएगी आपको। हाँ, आप हमेशा स्टील के या कांच के ग्लास में पानी पीते आ रहे हो, और अब आपको चांदी के ग्लास में पानी दिया जा रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एकदम शुद्ध पानी पी रहे हो, अमृत के समान पानी पी रहे हो। यस और नो, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि वो चांदी का चमकदार ग्लास है ना। शोरूम में जो लाइटिंग्स लगी हुई हैं, उस लाइट के कारण वो ग्लास और ज्यादा निखर रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो पानी पी रहे हो ना, इससे आपकी पूरी बॉडी शुद्ध हो जाएगी। जो भी जीवन में पाप करे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। यस, रॉयल फीलिंग आएगी, जैसे राजा महाराजा हो। अच्छा, आपको एक बार भी ध्यान नहीं आएगा कि क्या पता पानी इसके अंदर कैसा है। आप शक करोगे ही नहीं, बिल्कुल शक नहीं करोगे, है ना। आपको लगेगा कि नहीं यार, पानी भी अच्छा ही होगा, जब चांदी के ग्लास में सर्व कर रहे हैं तो पानी तो अच्छा ही होगा। हो सकता है कि पानी प्यूरिफाइड ना हो सकता है कि वहां एक नल लगा है, उस नल से उन्होंने पानी को भरा है। एक्चुअल में ये जो नल है, म्यूनिसिपैलिटी का डायरेक्ट पानी इसके अंदर आ रहा है। सोचो जरा, तो पानी अच्छा नहीं है लेकिन ग्लास बहुत अच्छा है, तो हमें क्या लग रहा है कि ये बेहतरीन है। ठीक है, होता है कि नहीं होता। कंटेनर की अहमियत समझा रहा हूं मैं। कोई भी किताब, कोई भी किताब जिस पे लिखा हो बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर, नंबर वन सेलर लिखा रहता है कई किताबों पे, बेस्ट सेलर, उसका जो किताब रहती है, कभी तुमने कोई बेस्ट सेलर किताब पढ़ी है, कोई भी बेस्ट सेलर किताब पढ़ी है, सिवाय बुद्धू बनाने के कुछ नहीं होता उसके अंदर। लेकिन कवर इतना शानदार होता है, उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी की जाती है कि ऐसा लगता है कि उसका कंटेंट भी बहुत शानदार होगा। नहीं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहा मैं, पर आप देखना कोई भी बेस्ट सेलर किताब को देखना, वो आपके घुमा फिरा के उनका एक ही टेक्निक होती है, वो समस्या को ही 70% बुक में हाईलाइट करते रहेंगे। उसका निदान बहुत मुश्किल से बताते हैं, और वो भी ऐसा बताते हैं जो इतना जनरिक होता है जैसे कि हमको पहले से ही पता था। हम्म, यस, मैंने पढ़ी है। और मैं इसलिए पढ़ता हूं, जब भी मैं किताबें पढ़ता हूं तो मुझे किताबों में लिखी बातों से ये समझ में आता है कि यार मैं इससे अच्छी बुक लिख सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे दिखता है कि वो क्या कर रहे हैं। और पहले क्या होता था, पहले के जमाने में किताबें चलती थी, ठीक है। आज के जमाने में वीडियोस चलते हैं, वीडियोस पे बहुत शानदार थंबनेल लगाया जाएगा, उसकी खूब जबरदस्त मार्केटिंग की जाएगी। नहीं आते एड्स, टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देखा तुम लोगों ने, ऐड देखा उसका। मैं तो नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन तुमने देखा होगा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स।
या यूट्यूब में 1 साल में मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसका कोर्स। ऐसे जबरदस्त टॉपिक पे कोर्स बना के बेचा जा रहा है 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। मुझे बताओ भाई, जीवन में तुम टाइम मैनेजमेंट के कोर्स पे 10,000 रुपए कब खर्चा करोगे? तुम इस पे खर्चा तब करोगे जब तुम उसके एड से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए। जब वो एड में बता रहा है ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का एक ही कारण है कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और अगर तुमने ये जान लिया तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो गारंटी देगा 20 दिन में, 30 दिन में ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा। वैसा वो 20-30 दिन में तुम उसको अमीर बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, यकीन मानो। तो ये जो है ना, सिर्फ कवर अच्छा रखा, अंदर का कंटेंट बेकार है, अंदर का कंटेंट ऑर्डिनरी है। तो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें वो किसी भी कंटेंट को बहुत अच्छा बना देते हैं। मतलब कंटेंट वैसे ही रहता है, लेकिन उसको मार्केट में हाइप दिला देते हैं, और उसी हाइप के चक्कर में लोग आके अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही होता है, लेकिन उतनी वैल्यू का तो नहीं होता है। जितनी वैल्यू उसकी बताई जा रही होती उतनी वैल्यू तो नहीं रहती उसकी। एक दिन में पैसे डबल है ना बहुत जल्दी पैसे डबल, ये सब सब बुद्धू बनाने के तरीके हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि वो चांदी का ग्लास एक धोखा है, लेकिन वो चांदी के ग्लास से तुम कन्विंस्ड हो जाते हो कि पानी अच्छा होगा। तो बात अगर यूनिवर्सली सोची जाए तो ये टेक्निक काम तो कर रही है। यानी कि लोगों को कितना भी समझा लिया जाए, लोगों के सोचने का नजरिया तो यही रहेगा। अगर तुम वहीं पे उसी सुनार की दुकान से बाहर निकल के पड़ोस में एक समोसे कचौड़ी की दुकान है, वहां जाके समोसे खा रहे हो और वहां तुम पानी मांगते हो, वो स्टील के ग्लास में पानी लेकर आता है जिसमें उस बंदे के उंगलियों के निशान छप रहे हैं, वो ग्लास में तुम्हें पानी मिला है, तुम्हारे को एक बार लगेगा कि पीऊं कि ना पीऊं? लगता है कि नहीं लगता है? अरे यार, इसको पिए कि नहीं पिए, पता नहीं अंदर पानी कैसा हो सकता है उस बेचारे ने अपनी दुकान पे प्यूरिफायर लगाया हो, पानी एकदम प्योर हो, लेकिन ग्लास अंदर से अच्छा है पर बाहर से इसलिए गंदा हो गया कि जिसने हाथ लगाया शायद उसके हाथों के निशान रह गए उस पर। अभी आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? कंटेनर खराब है, कंटेंट अच्छा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कंटेंट भी खराब है। यानी सारा खेल किस बात का है? कंटेनर का। अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे अभी कहूं तो तुम थोड़ा बहुत शायद मान भी लो, लेकिन सोचो एक समय था जब मुझे कोई नहीं जानता। उस समय अगर मैं बोलता कि देखो मेहनत करने से सफलता मिलती है, कोई ध्यान देके मेरी बात सुनता भी नहीं। कितनी अच्छी बात बोलूं, कोई सुनता भी नहीं। तो फिर अगर मैं ये चाहता हूं कि सामने वाला मेरी बात ध्यान से सुने, समझे, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि ये मैं कह रहा हूं, बल्कि मैं उससे ये कहूंगा कि अरे परसों मुझे सचिन तेंदुलकर मिला था, उसने मेरे को ये बात बोली है, वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो सामने वाला क्या होगा? उसी बात को बड़े सीरियसली सुनेगा, बहुत ध्यान से समझेगा, है ना? तो तब मैं बोलूंगा कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, ऐसा सचिन तेंदुलकर ने कहा है। तो आप भी बोलोगे हाँ हाँ, बात तो सही बोली है, सचिन तेंदुलकर ने कितनी मेहनत करी है अपने जीवन में, देखो उसको सफलता मिली है कि नहीं? तो समझने वाली बात यह है कि किसने बोला है। सचिन तेंदुलकर ने बोला है तो बड़ी बात है, वही बात कोई दूसरा बोल रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तुम जब अपने रिश्तेदारों में अपने छोटे भाई बहनों को समझाते हो कि जीवन में कुछ करना है, वो सुनते ही नहीं। तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, फिर तुम यही बात बोलना, सुनेंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे फिर वो। पहले बोला जाता था, डॉक्टर्स लिखते थे फॉरेन रिटर्न, ये छोड़ो, 10-15 साल पहले तो ये हालात थे कि कोई बच्चे की जॉब लगी है, वो फॉरेन में बैठ के काम करता है, तो उसकी शादी हो जाती थी। ठीक है, अब तो सबको समझ में आने लगा, हर कोई कह देते हैं हमारी बच्ची भी बाहर ही है। ठीक है ना? तो ये सब जो है ना, कंटेनर की माया है। देखो, तो देखो, एक्स में 5 रखा है, जे में 1,000 रखा है, दोनों में रखा तो इंटीजर ही है ना, दोनों में रखा तो इंटीजर ही है ना। तो 5 को ऑर्डिनरी नंबर माना जाए और 1,000 को एड्रेस माना जाए,
ये कैसे होगा भला? हम चाहते हैं कि 1000 को एड्रेस माना जाए और 5 को एड्रेस ना माना जाए, ऑर्डिनरी नंबर माना जाए। तो ये तभी मुमकिन है जब x और j में फर्क करने का कोई तरीका हो। और कंपाइलर को मैं ये कहना चाहता हूं कि सुनो कंपाइलर, जो j में रहेगा ना उसे एड्रेस मानना, और जो x में रहेगा उसे ऑर्डिनरी इंटीजर मानना। कंपाइलर कहेगा अरे x और j को अगर तुम एक ही तरह से डिक्लेयर करोगे तो फर्क कैसे समझ में आएगा कि j में रखी वैल्यू को मुझे अलग मानना है और x में रखी वैल्यू को अलग। तो कंपाइलर को ये फर्क बताने के लिए हम इस पे लगा देते हैं एक स्टार। ये स्टार सिंबल j को बनाते वक्त लगा देने से वेरिएबल का नाम चेंज नहीं हुआ है, वेरिएबल का नाम j ही है, स्टार j नहीं है वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम j है। ये सिंबल तो सिर्फ इसलिए लगाया कि कंपाइलर को पता चले कि j इज नॉट लाइक x। j जो है वो एक स्पेशल वेरिएबल है। j एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस कंटेन करेगा। j में कुछ भी रखा हो हम उसे एड्रेस मानेंगे। क्यों? क्योंकि j को बनाते वक्त ये स्टार लगा है। क्या ये स्टार इनडायरेक्शन ऑपरेटर है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो ये सिर्फ एक सिंबल है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है जो ये बताने के लिए कि जे जो है वो स्पेशल वेरिएबल है। तो इसे ऑपरेटर क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि डिक्लेरेशन करते वक्त, वेरिएबल बनाते वक्त अगर स्टार लगाया है तो ये सिर्फ एक सिंबल है, कोई ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है जो ये बता रहा है कि जे इज नॉट लाइक एक्स, जे इज अ स्पेशल वेरिएबल, इट विल कंटेन ओनली एड्रेस। ठीक है? अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ, और मैंने यहां पर लिखा परसेंट डी, एक और परसेंट डी, और फिर मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ एक्स, फिर मैंने लिख दिया जे, फिर मैंने लिख दिया स्टार एम परसेंट एक्स। बता सकते हो क्या आउटपुट आने वाला है? बहुत इजी है। अब तुमको ये ऑपरेटर सारे पता है, तुम बता सकते हो क्या आउटपुट आने वाला है। सबसे पहले तो एड्रेस ऑफ एक्स आएगा, मतलब 1000 आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्यों नीरज? एड्रेस ऑफ एक्स, अच्छा जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू क्या है? 1000, तो यहां भी 1000 आएगा। फिर ये तो मैंने अभी पढ़ाया था ना, ध्यान से देखो, अभी पढ़ाया था। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। स्टार के बाद एम परसेंट आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स। तो वही तो यहां पर भी हो रहा है, स्टार एम परसेंट कैंसिल करो, एक्स अकेला बचा, एक्स की वैल्यू तो 5 है तो यहां आ जाएगा 5। क्लियर है? सिंपल है। अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो एक और प्रिंटफ देखो, एक और प्रिंटफ देखो। इसमें फिर से मैं 3 बार परसेंट डी लिखता हूं, और अब मैं लिखता हूं परसेंट जे, फिर लिखता हूं एक्स, फिर लिखता हूं स्टार जे। बताइए अब क्या आने वाला है? अब क्या आएगा? सबसे पहले एड्रेस ऑफ जे, एड्रेस ऑफ जे रीड करोगे सही तो समझ में भी सही आएगा। एड्रेस ऑफ जे, एड्रेस ऑफ जे कौन सा है? 2000, तो यहां पे 2000 आएगा। इसके बाद x लिखा है, तो x का मतलब क्या है? x का मतलब क्या है? 5, ये तो हमेशा से पता था आपको, 5। असली खेल इसमें है, यही बताने के लिए ये सब समझा रहा हूं मैं तुमको, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल का नाम स्टार जे नहीं है, केवल जे है। डिक्लेयर करते वक्त स्टार लगाया तो वो ऑपरेटर नहीं है, सिंबल है। लेकिन डिक्लेयर करने के बाद कभी लिख रहे हो तब तो ये ऑपरेटर है, तब तो ये ऑपरेटर है। और इस ऑपरेटर के बाद तुमने जे लिखा है, और जे का मतलब क्या है? जे की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी है? 1000, तो स्टार के बाद 1000 आएगा तो इसका मतलब एक्स हो जाएगा ना। स्टार के बाद 1000 होगा तो उसका मतलब डी रेफरेंसिंग होगी ना। एड्रेस दिया, ये वेरिएबल दे देगा। 1000 किसका एड्रेस है? एक्स का एड्रेस है, तो ये एक्स है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 5। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये तो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। ओके, ओके, ये क्या है? क्या है ये? ये क्या है? ये मोबाइल नहीं है, ये पेंसिल है। ठीक है, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज नॉट मोबाइल फोन, दिस इज पेंसिल, राइट?
क्या है ये? पेंसिल है। आपको ये मोबाइल दिख रही है? आप इसे मोबाइल क्यों बोल रहे हो? ये तो पेंसिल है ना, करेक्ट है ना? अरे भाई, अगर मैं ऐसा रखूंगा तो आपका ध्यान इस पे नहीं जाएगा, आपका ध्यान फोन पे ही जाएगा, क्योंकि ये पेंसिल पॉइंट कर रही है इस मोबाइल फोन को। तो जब मैं पूछूंगा ये क्या है, तो आप पेंसिल के कारण इसको देख रहे हो, पर पेंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोबाइल इंपॉर्टेंट हो रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है? कोई तुमसे पूछता है, कह रहे वो यादव जी का मकान कहाँ है, आपके पड़ोसी हैं, आपने कहा, उंगली से इशारा करा कि देखो वो है, वो यादव जी भी खड़े हुए हैं, वो देखो। तुम्हारी उंगली का रोल उस समय क्या है? सिर्फ उनको पॉइंट करना ना। उंगली तो यादव जी नहीं है ना। आ रही बात समझ में? हाँ, तो असल चीज तो यादव जी और यादव जी का मकान है। उंगली तो सिर्फ वहां तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं ये उंगली और ये पेंसिल, ये पॉइंट करने के लिए बने हैं, और पॉइंट करने के लिए बने हैं, तो ये पॉइंटर है। नहीं क्या? जे वेरिएबल एड्रेस कंटेन कर रहा है एक्स वेरिएबल का। जे के पास एक्स का एड्रेस है, तो जे कौन है? जे एक्स को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर वेरिएबल। समझ में आया? जे के पास एक्स का एड्रेस है ना, तो जे की मदद से मैं एक्स को पॉइंट कर सकता हूं। जब मैं बोलूंगा जे, तो मैं सिर्फ जे की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं स्टार जे बोलूंगा, तो जे पॉइंट कर रहा है किसी को, उसकी बात कर रहा हूं। आया समझ में? डी रेफरेंसिंग हो गई है। तो स्टार जब जब भी पॉइंट, जे क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है? जे क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। जे इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है? जे इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ये जो जे वेरिएबल है ना, इसके पहले अगर तुम स्टार लगा देते हो, डी रेफरेंसिंग होती है, और ये बन जाता है एक्स। यस और नो? अब इसी को मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना और इस लाइन को याद कर लेना। कोई भी पॉइंटर वेरिएबल, पहले तो समझो, एक्स पॉइंटर नहीं है, जे पॉइंटर है। जब तुम स्टार लगा के कोई वेरिएबल बनाते हो, वो पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल के पहले जब भी तुम स्टार लगा दोगे, ये पूरा वो वेरिएबल बन जाएगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है। मतलब अभी एक्स को पॉइंट कर रहा है ना, तो ये एक्स बन जाएगा। ठीक? याद रहेगी बात? पॉइंटर वेरिएबल के पहले जब भी स्टार लगा देते हैं, ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। मान लो जे में 1000 नहीं होता, 3000 होता, और 3000 किसी और वेरिएबल का एड्रेस होता, तो हम कहते हैं जे किसको पॉइंट कर रहा है? वाई को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जे में वाई का एड्रेस है। तो स्टार जे लिखने का मतलब क्या हो जाता? वाई। अगर जे के अंदर एक जेड नाम के वेरिएबल का एड्रेस होता, जिसका एड्रेस 4000 होता, और जे में 4000 होता, तो हम क्या कहते? जे जो है वो जेड को पॉइंट कर रहा है। तब तुम स्टार जे लिखते, तो उसका मतलब होता जेड। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हुँ? और एग्जांपल दो। प्रधानमंत्री, 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 ये शब्द पॉइंटर है, नहीं है क्या? ये शब्द एक पॉइंटर है। ये किसको पॉइंट कर रहे हैं फिलहाल? प्रधानमंत्री अगर एक पॉइंटर है, तो प्रधानमंत्री शब्द किसको पॉइंट कर रहे हैं? मोदी जी को पॉइंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शब्द किसके लिए यूज हो रहा है अभी? ठीक है? तो प्रधानमंत्री शब्द के पहले जब भी स्टार लगा दिया जाएगा, वो मोदी जी बन जाएंगे। भविष्य में आपको नहीं मालूम, हो सकता है योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, क्या पता? केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए, क्या पता? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, किसको क्या पता? तो कल को प्रधानमंत्री कोई और भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जे एक्स को पॉइंट कर रहा है तो हमेशा एक्स को ही पॉइंट करेगा। हो सकता है जे में किसी और का एड्रेस रखवा दिया जाए, असाइन ही तो करना है, तो जे उसको पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो पॉइंटर क्या होता है, समझ में आया?
पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कंटेन करता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, और हमेशा जब डिक्लेयर किया जाता है तो स्टार लगा के डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, जिसको पॉइंट करता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो मैंने स्टार जे लिखा, एक्स नहीं लिखा, स्टार जे लिखा, पर मैं एक्स को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं और एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूं। कमाल की बात। सो व्हाट इज अ पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। आया समझ में? अच्छे समझ में आया? चलिए अब हम लोग ले लेते हैं एक ब्रेक। 5:07 हो रहा है, 5:12 पर रिज्यूम करेंगे।
यस, वेलकम बैक। और अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे थे, जैसे संदीप पूछ रहे हैं कि हमने पहले प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद उसको रन कर लिया, रन करके हमें पता चल गया 1000 है, तो भाई अगली बार रन करोगे तो जरूरी नहीं ना कि 1000 ही हो, है ना? फिर कोड में तो तुम चेंजेस करने वाले हो, तो वो सही तरीका नहीं है। कुमार जी, अगर जे नॉन पॉइंटर होता तो उसके पहले स्टार लिख ही नहीं सकते, एरर आएगी। ठीक है संदीप, हैव पेशेंस, अभी पूरा पढ़ो, फिर अपने आप सीख जाओगे, है ना? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऋतिक, मैं 2 असाइनमेंट दूंगा बेटा, बता तो दिया। हम्म। क्षितिज, लिख दो, आप अपना सवाल लिख दो। आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हो फैजान, लेकिन अगर पॉइंटर वेरिएबल में रखी होगी वैल्यू तभी उसे एड्रेस माना जाएगा। ऑर्डिनरी वेरिएबल में अगर आपने एड्रेस रख भी दिया तो उसे एड्रेस नहीं माना जाएगा। क्षितिज, अपना सवाल लिख दीजिए। पॉइंटर को हम 3 स्टेजेस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली स्टेज में पॉइंटर क्या होता है इसको समझ रहे हैं, फिर हम पॉइंटर से जुड़ी कुछ कैलकुलेशन की बातें समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि पॉइंटर का एप्लीकेशन क्या होता है। क्षितिज, मैंने बताया ना कि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। स्टार लगा के हम एक्सेस कर रहे हैं ना, स्टार जे लिख रहे हैं, तो ये एक ऑपरेटर है। आपको पढ़ाया तो मैंने ऑपरेटर का बिहेवियर, कि उस वो क्या लेता है और क्या फिर रिटर्न करता है, वो बताया। ठीक है, चलो अभी यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब इसके आगे हम देखते हैं, साइज ऑफ पॉइंटर के बारे में बात करते हैं। मुझे जरा बताइए कि यहां पर मैंने कुछ वेरिएबल का डिक्लेरेशन करके रखा हुआ है। क्या आप देख सकते हैं कि इसमें 2 तरह के वेरिएबल्स बने हुए हैं? क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं इस बात को? मैं कह रहा हूं ए बी सी एक तरह के वेरिएबल हैं और पी क्यू आर दूसरे तरह के वेरिएबल है। क्या आप भी नोटिस कर पा रहे हैं ये बात? पी क्यू आर कैसे वेरिएबल्स हैं? पी क्यू आर कैसे वेरिएबल्स हैं? दे आर पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट? जबकि ए बी सी कैसे वेरिएबल्स हैं? ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। समझ में आया? ए बी सी आर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, जबकि पी क्यू आर दे आर पॉइंटर वेरिएबल्स, पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स, 2 तरह के वेरिएबल्स हैं। शुभम, हैव पेशेंस, सुनो बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से सुनते जाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्या शुभम, तुमने इस बात पे गौर किया? कई बार मैंने देखा है, आप लोग थोड़ा आगे के कुछ ऐसे सवाल पूछने लगते हो, पहले आप ध्यान से पूरा टॉपिक सुन लो, आपके डाउट आएंगे ही नहीं। यकीन मानो एक भी डाउट नहीं बचेगा, बस ध्यान से सुन लेना पूरा, और सिस्टमेटिकली सुनना। भाई ये चीज मैं सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ा रहा, पहले ये सब क्यों पढ़ाया? समझ रहे हो ना बात को? एक सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस में ही चीजें समझ में आएंगी। तो मुझे बताओ, आपको अच्छी तरीके से ये फर्क समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी वेरिएबल कौन से होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल कौन से होते हैं? क्या तुम किसी भी प्रोग्राम में पहचान पाओगे कि कौन सा ऑर्डिनरी वेरिएबल है, कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? अगर स्टार लगा होगा डिक्लेरेशन में तो तुम कहोगे पॉइंटर वेरिएबल, स्टार नहीं लगा होगा तो तुम कहोगे ऑर्डिनरी वेरिएबल है। ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल में ऑर्डिनरी डेटा आता है, जबकि पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस आता है। मुझे बताओ, ए बी सी को कितनी मेमोरी मिलेगी? ए को कितनी मेमोरी मिलेगी, बी को कितनी मेमोरी मिलेगी, सी को कितनी मेमोरी मिलेगी? ए को 4 बाइट्स मेमोरी मिलेगी, ठीक है। बी को कितनी मेमोरी मिलेगी? 1 बाइट। सी को कितनी मेमोरी मिलेगी? 8 बाइट्स। क्लियर है ना? पी पॉइंटर वेरिएबल है, इसको कितनी मेमोरी मिलेगी? पी को कितनी मेमोरी मिलेगी? पी को कितनी मेमोरी मिलेगी? क्यू को कितनी मेमोरी मिलेगी? क्यू वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी? आर वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी?
तीनों को ही 8 बाइट्स मेमोरी मिलेगी, ठीक है, 8 बाइट्स, 8 बाइट्स, 8 बाइट्स, ठीक है, तीनों को 8 बाइट्स मेमोरी मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल हैं, इनका काम है एड्रेस स्टोर करना। मुझे बताओ, क्या मैंने जो क्यू नाम का पॉइंटर कैर टाइप का बनाया हुआ है, इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो? बताओ मुझे जरा, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या तुम इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर करने वाले हो? तो इसको 1 बाइट मेमोरी की जरूरत है क्या? जब इसको कैरेक्टर रखना ही नहीं है तो इसे क्या रखना है? एड्रेस रखना है। समझ में आ रही है कुछ बात? क्या आर के अंदर रियल कांस्टेंट रखने वाले हो? नहीं ना। इन तीनों के अंदर तुम एड्रेस रखने वाले हो। ना तो तुम इसमें ऑर्डिनरी इंटीजर रख रहे हो, ना तुम इसमें ऑर्डिनरी कैरेक्टर रख रहे हो, ना तुम इसमें रियल कांस्टेंट रख रहे हो, तीनों जगह तुम रख रहे हो एड्रेस, ठीक है। अब मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो और याद रखना इस स्टेटमेंट को। ऑर्डिनरी वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? ऑर्डिनरी वेरिएबल मतलब ए बी सी की बात कर रहा हूं। पॉइंटर वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल का साइज उसके डेटा टाइप पर डिपेंड नहीं करता। तो पॉइंटर तुमने इंट टाइप का बनाया या कैर टाइप का बनाया या फ्लोट टाइप का बनाया या डबल टाइप का बनाया, किसी भी टाइप का बना दो पॉइंटर, पॉइंटर हमेशा कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट्स। लेकिन सुनो 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 सुनो, हम लोग अभी 64 बिट की मशीन पे काम करते हैं, 64 बिट के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसलिए पॉइंटर जो है 8 बाइट्स का होता है। 32 बिट की जब मशीन यूज होती थी, 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, वहां पे पॉइंटर 4 बाइट्स का होता था। और जब 16 बिट की मशीन यूज होती थी तो पॉइंटर 2 बाइट्स का होता था। समझ में आई कुछ बात? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 16 बिट का होता था, पता है ना? नहीं पता? ये बातें पता है कि नहीं? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट के भी होते थे, 32 बिट के भी होते थे, और अभी 64 बिट के भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए विंडोज एक्सपी। एग्जाम्पल के लिए विंडोज 10 या 11। ठीक है, ये 64 बिट के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को रन होने के लिए कितनी मेमोरी दे रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरेशन पे डिपेंड करता है। यानी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को रन होने के लिए कम मेमोरी एलोकेट करता था, फिर 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को रन होने के लिए ज्यादा मेमोरी मिलने लगी, और फिर 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में और ज्यादा मेमोरी मिलने लगी प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अब ज्यादा नंबर ऑफ बाइट्स इसके अंदर होंगी, इसमें थोड़ी कम नंबर ऑफ बाइट्स होंगी, इसमें और कम नंबर ऑफ बाइट्स होंगी। ठीक है, हर एक बाइट का एक एड्रेस है, तो ये एड्रेस नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि सबसे आखिरी बाइट का एड्रेस नंबर काफी बड़ा होगा, इधर भी सबसे आखिरी वाली बाइट का एड्रेस नंबर काफी बड़ा होगा, इधर भी ऐसा ही होगा। जैसे इसमें जो सबसे बड़ी, सबसे आखिरी बाइट होती थी,
उसका एड्रेस नंबर होता था 65535। ठीक है, मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम को रन होने के लिए कितनी मेमोरी मिलती थी? 64 किलोबाइट्स। 64 किलोबाइट्स मेमोरी मिलती थी 16 बिट की मशीन पे प्रोग्राम को रन करने के लिए। और 64 बिट का मतलब क्या होता है? 64 इंटू 1024 बाइट्स। और ये कुछ और नहीं, 65536 होता है बेसिकली। पर एड्रेसेस की रेंज तो होगी ना, 0 से लेकर 65535। अरे टोटल एड्रेस है 65536। टोटल बाइट्स कितनी है आपके पास? 65536। अब पहली बाइट का एड्रेस नंबर 0 है, तो आखिरी बाइट का क्या होगा? 65535 ही होगा ना। अब 65535 का बाइनरी करो। व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 65535? 65535 का अगर बाइनरी करोगे तो 16 बार 1 आएगा। 16 बार 1 का मतलब कितनी जगह? 2 बाइट्स। मतलब किसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए 2 बाइट सफिशियंट है। सबसे बड़ा एड्रेस नंबर भी 2 बाइट में बन पा रहा है। इसीलिए 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो पॉइंटर्स हम बनाते थे एड्रेस कंटेन करने के लिए, वो 2 बाइट्स के होते थे, क्योंकि 2 बाइट से ज्यादा की जगह की जरूरत नहीं है एड्रेस रखने के लिए। समझ में आया क्या? अगर ये बात समझ में आई है तो इसी चीज को स्केल अप करो और सोचो 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां एड्रेस नंबर इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें 32 बिट्स लग जाए। इसीलिए पॉइंटर को 4 बाइट का बनाना पड़ा। यहां पर और ज्यादा है, 64 बिट्स, तो यहां पॉइंटर 8 बाइट्स के हो गए। 64 बिट मतलब 8 बाइट्स ना। अब आपको रीजन समझ में आ रहा है क्यों पॉइंटर 8 बाइट्स मेमोरी ले रहे हैं और क्यों ये अलग अलग जनरेशन पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तुम्हें एक चीज क्लियर है, साइज ऑफ पॉइंटर के बारे में अब क्लियर है। तुम कभी पॉइंटर का साइज उसके डेटा टाइप को देखकर नहीं बताओगे। हाँ जुनैद, पर तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई ना? बेसिकली तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। 128 बिट का सिस्टम अगर फ्यूचर में आएगा तब 16 बिट का पॉइंटर हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आया समझ में? अभी तो नहीं आया विशाल। चलो अगली बात समझो। अगली बात समझो, सेम एग्जांपल है और अब पॉइंटर 88 बाइट्स के। सपोज करो कि ये जो ए वेरिएबल को 4 बाइट्स मेमोरी मिली है, उसमें पहली बाइट का एड्रेस 1000, फिर 1001, 1002, 1003 है। बी वेरिएबल क्या टाइप का है, उसका एड्रेस 2000 है। और सी वेरिएबल डबल टाइप का है जिसके अंदर 8 बाइट्स है, आठों के एड्रेसेस लगातार में है। 3000 मान लो उसकी पहली बाइट का एड्रेस है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि किसी भी वेरिएबल की पहली बाइट का जो एड्रेस होता है उसको बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज बेस एड्रेस? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, बेस एड्रेस का मतलब समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। हम्म, अच्छा अब एक और चीज समझो। हमने जब समझा कि देखो पॉइंटर किसी भी टाइप का होगा वो तो 8 बाइट्स मेमोरी लेगा, तो फिर इस बात से क्या मतलब है कि कोई पॉइंटर इंट टाइप का है कि कैर टाइप का है कि डबल टाइप का है? तो देखो ऑर्डिनरी वेरिएबल में तो ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि अगर इंट टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, 4 बाइट्स मेमोरी मिलेगी। कैर टाइप का वेरिएबल है तो कैरेक्टर स्टोर होगा और उसका 1 बाइट साइज है ना। ऐसी डबल के लिए 8 बाइट साइज है, उसमें रियल कांस्टेंट स्टोर होगा। पॉइंटर का टाइप अलग अलग है, इससे क्या मतलब? ये तो समान ही मेमोरी ले रहा है, सब में एड्रेस ही रखना है। पर सोचो अगर मैंने पी पॉइंटर जो कि इंट टाइप का है उसमें बी का एड्रेस रख दिया जो कि कैर टाइप का है, क्या होगा? अगर पॉइंटर के अंदर मैंने एड्रेस ऑफ बी रख दिया तो ये हो जाएगा 2000 पी के अंदर। मानते हो?
समझ में आ रही है मेरी बात? ये 2000 चला जाएगा पी के अंदर। अब मान लो मैंने कभी लिखा स्टार पी, तो कायदे से उसे बनना चाहिए बी, है ना? क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगा देते हैं ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। अब पी में क्योंकि बी का एड्रेस है तो हम यही बोलेंगे ना कि पी बी को पॉइंट कर रहा है, तो स्टार पी का मतलब बी होना चाहिए ना, होना तो चाहिए, पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पॉइंटर को जब डिक्लेयर किया था तो आपने कहा था कि वो इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा। अब समझ में आया? पॉइंटर को जब तुम डिक्लेयर करते हो तो जो डेटा टाइप तुम बताते हो पॉइंटर का, उससे ये पता चलता है कि ये पॉइंटर इंट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा, मतलब इंट टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस रखेगा। और हमने किसका एड्रेस रख दिया? कैर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रख दिया। देखो रख दिया, चला तो जाएगा उसके अंदर, पर ये है गलत। इसमें केवल इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखना था, आपने कैर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रख के गलत तो किया, पर ये गलती की वो एरर नहीं बोलेगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए पॉइंटर टफ है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंटर मैंने जिस टाइप का बनाया है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखो। मतलब पी में अगर तुम ए का एड्रेस रखोगे तो सही कर रहे हो, क्यू में अगर तुम बी का एड्रेस रख रहे हो तो सही कर रहे हो, आर में अगर तुम सी का एड्रेस रख रहे हो ना तो सही कर रहे हो। लेकिन अभी पी के अंदर तुमने 2000 रख दिया, ये गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस उसे रखना है। ये बात याद रहेगी। क्या बोला मैंने? पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस जिस टाइप का वेरिएबल, ठीक, पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस उसे रखना है। ठीक है, जिस टाइप के वेरिएबल, ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल का एड्रेस, का एड्रेस उसे रखना है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह है। वजह यह है कि पॉइंटर के अंदर तो सिर्फ बेस एड्रेस स्टोर होता है। यस, पॉइंटर के अंदर तो केवल बेस एड्रेस स्टोर होता है। पॉइंटर ऑलवेज कंटेन्स बेस एड्रेस। अरे सोचो ना, अगर मैंने बोला है कि पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए रख दो, तो पी के अंदर 1000 रखोगे कि 1001 रखोगे कि 1002 या 1003? चारों तो रख नहीं सकते, इसमें एक ही रख पाओगे। तो डिसाइड ये हुआ कि बेस एड्रेस ही रखेंगे। तो पॉइंटर के अंदर क्या रहता है? सिर्फ बेस एड्रेस। अब अगर पॉइंटर के अंदर सिर्फ बेस एड्रेस है तो ये कैसे पता चलेगा कि आगे और कितनी बाइट्स हैं? लॉजिकल बात है कि नहीं है? अगर पॉइंटर के अंदर सिर्फ बेस एड्रेस होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके आगे 3 बाइट्स हैं कि और ज्यादा बाइट्स हैं? कितनी बाइट्स हैं कैसे पता चलेगा? भला हो कि पॉइंटर बनाते वक्त तो उसका टाइप बताया है। हमें मालूम है पॉइंटर के पास इंट ब्लॉक का एड्रेस होता है, तो ये जो 1000 है ये इंट ब्लॉक का ही एड्रेस होगा, ये हम मान के चलेंगे, क्योंकि पॉइंटर इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए ही बना है। तो फिर 1000 के बाद 1001, 1002, 1003 भी होगा, ये हम मान के ही चलेंगे। इसी तरह से काम होता है। इसलिए जब स्टार पी लिखेंगे तो क्योंकि पॉइंटर इंट टाइप का पॉइंटर है, ये मानते हुए कि पी के अंदर जो एड्रेस रखा है वो इंट वेरिएबल का है, ये उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, ए को, जो 4 बाइट्स का माना जाएगा, वो 4 बाइट्स का है भी। तो इस हिसाब से अगर पी के अंदर 2000 रख भी दोगे, तुम जानते हो कि वो कैर वेरिएबल का एड्रेस है, लेकिन पॉइंटर को ये लग रहा है कि ये इंट ब्लॉक का एड्रेस है, क्योंकि पॉइंटर इंट टाइप का है। बोले कि तुम तो मेरे को किसी का भी एड्रेस दे दो, मैं तो यही मानूंगा कि वो इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है। तो बोले इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब तुम स्टार पी लिखोगे तो वो तो ये मानेगा कि 2000 के बाद 3 बाइट और है। उसका ऐसा सोचने से क्या दिक्कत होगी? उसका ऐसा सोचने से दिक्कत ये होगी कि इसके आगे भी 3 बाइट्स कंसिडर करते हुए वो स्टार पी बन जाएगा। तो जब मैं बोलूंगा स्टार पी, तो वो एक्चुअल में इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? है ना? तो फिर इसमें ये इलीगल मेमोरी एक्सेस हो रहा है ना, ये मेमोरी रीजन तो हमने रिजर्व ही नहीं कराया था। तो अगर मैं स्टार पी बोल के एक्सेस कर रहा हूं और इतने बड़े एरिया को एक्सेस कर रहा हूं, एक तो जिसको एक्सेस करना था वो तो प्रॉपरली एक्सेस कर नहीं पा रहा हूं,
और यहाँ पे रखी गार्बेज वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, और ये रीजन तो ऐसा है जो रिजर्व भी नहीं कराया फिर भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये लीगल मेमोरी एक्सेस है। और इलीगल मेमोरी एक्सेस का मतलब है प्रोग्राम रिलायबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है चल जाए, हो सकता है चलते चलते बंद हो जाए। तो ये सिर्फ मेमोरी का वेस्टेज ही नहीं है, ये प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बग बन जाएगा। और इस प्रॉब्लम को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता, तो तुम्हारे को पॉइंटर यूज करना है ना, तो यू हैव टू बिकम अ मास्टर। ठीक है, तुम्हें नॉर्मल शेफ नहीं बनना है, मास्टर शेफ बनना है। ठीक है, एरर तो अभी भी नहीं आएगी, यहां पे एरर नहीं आएगी, पर ये गलत है। तो जब अपन ने कैर स्टार क्यू लिखा है ना, इसका मतलब है क्यू इज नॉट गोइंग टू स्टोर कैरेक्टर कांस्टेंट, बट इसका मतलब इट इज गोइंग टू स्टोर एड्रेस ऑफ कैर वेरिएबल। आर के पहले स्टार लगाया ना, तो ये वो पॉइंटर है जो डबल टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा, डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। क्लियर? ठीक है, चलो एक और चीज पढ़ लेते हैं आज के लिए, इतना काफी होगा। एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, नहीं संदीप वहां भी होता था, एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। सोचो, मैंने एक वेरिएबल बनाया x, उसकी वैल्यू रखी 5, क्या हुआ? मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया, उसके अंदर 5 रखा है, उसका एड्रेस सपोज करो 1000। ये सिर्फ बेस एड्रेस लिखता हूं, होते तो 3 और एड्रेस होंगे ना इसमें, क्योंकि इंट वेरिएबल है ना, 4 बाइट्स का होता है। अब मान लो मैंने यहाँ एक और वेरिएबल बनाया और उसे बनाया पॉइंटर वेरिएबल, तो मैं उसके अंदर एड्रेस ऑफ एक्स रख सकता हूँ, ये सुनो। ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल बनाया p, और इसके अंदर मैंने, इसका खुद का एड्रेस भी है कुछ, इसके अंदर 1000 रख दिया। क्लियर है? p पॉइंट कर रहा है एक्स को, कोई डाउट नहीं है। अब जरा सोचो, मैं चाहता हूं कि एक और वेरिएबल हो q, जिसके अंदर मैं p का एड्रेस रखूं, है ना, डायग्राम में समझो। मैं चाहता हूं एक q नाम का वेरिएबल और हो, जिसका ऑब्वियसली खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, पर उसके अंदर p का एड्रेस आ जाए। तो इस तरह के पॉइंटर को जब तुम डिक्लेयर करोगे, तो स्टार क्यू लगा के डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने से ये पता नहीं चलेगा कि क्यू में ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस है या पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है। इनफैक्ट यही लगेगा कि शायद ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस है। तो यहां पे तुम्हें लगाने पड़ेंगे 2 स्टार। सुन रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से? 2 स्टार लगाने का क्या मतलब है? क्यू ऑर्डिनरी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा है, बल्कि पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है। और अगर तुम ये चाहते हो कि ये जो क्यू है इसका एड्रेस भी किसी वेरिएबल में रखा जाए, जैसे कि आर, जिसका खुद का भी कुछ एड्रेस है, तो इसमें तुम 3000 रखना चाहते हो, तो इस वेरिएबल आर को डिक्लेयर करते वक्त तुम्हें 3 स्टार लगाने पड़ेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूं, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त जितने स्टार तुमने लगाए हैं, तुम कहना कि ये पॉइंटर उतने लेवल का है। मुझे बताओ, आर कितने लेवल का पॉइंटर है? आर 3 लेवल का पॉइंटर है, 3 लेवल का पॉइंटर है। क्यू कितने लेवल का पॉइंटर है? 2। पी कितने लेवल का पॉइंटर है? 1। और एक्स का लेवल क्या है? 0। एक्स का लेवल तो 0 है। ठीक है, अब रूल ये है, रूल ये है, रूल को याद रखना, पॉइंटर खुद जितने लेवल का होता है, उससे एग्जैक्टली एक कम लेवल वाले का एड्रेस रखता है। तो मुझे बताओ, अगर ये बात समझ में आई है, तो क्या क्यू के अंदर मैं आर का एड्रेस रख सकता हूं? क्यू में आर का एड्रेस रख सकता हूं क्या?
नहीं रख सकता, क्योंकि Q का लेवल है 2 और R का लेवल है 3, और कोई भी पॉइंटर खुद जितने लेवल का होता है उससे एग्जैक्टली एक कम लेवल वाले का एड्रेस रखता है, ज्यादा लेवल वाले का तो रखता ही नहीं। तो क्या R के अंदर X का एड्रेस रख सकता हूं? R के अंदर X का एड्रेस रख सकता हूं? कुमारजीत बोल रहे हैं यस। कुमारजीत को ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली एक कम का क्या मतलब होता है। R का लेवल है 3, X का लेवल है 0, तो क्या 3 लेवल वाले 0 लेवल वाले का एड्रेस रखेगा? नहीं रखेगा ना। एक कम लेवल वाले का रख सकता है, यानी R में अगर एड्रेस आ सकता है तो किसका आ सकता है? Q का आ सकता है। आया समझ में? P में जिसका लेवल 1 है, X का एड्रेस रख सकते हैं क्योंकि उसका लेवल 0 है। एक कम वाले का ही आप एड्रेस रख सकते हो। क्लियर है कुमारजीत? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, गुड। अब अगर तुमको बात समझ में आई है तो ये जो 3 स्टार 4 स्टार लगा के जो डर पैदा होता है पॉइंटर को लेकर, वो तुम्हारा अब दूर हो जाना चाहिए। देखो, तुमने लिखा प्रिंट एफ %d 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 %d, 4 %d लगा दिया। ठीक, 4 बार %d लगा दिया। अब मैंने सबसे पहले लिखा q स्टार r एड्रेस ऑफ p और एड्रेस ऑफ x, या मैंने लिख दिया प्रिंट एफ %d 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 %d, और फिर लिख रहा हूं डबल स्टार r एड्रेस ऑफ q स्टार स्टार %q और p, या मैंने लिख दिया प्रिंट एफ %d 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 और एड्रेस ऑफ r और डबल स्टार q और स्टार p और ट्रिपल स्टार r। चलिए पहले वाले प्रिंट एफ को इवेलुएट करिए। पहला वाला जो प्रिंट एफ है उसमें क्या होगा? सबसे पहले q, तो q की वैल्यू प्रिंट कर दो। q की वैल्यू क्या है? 2000। फिर स्टार r, मैंने आपको क्या सिखाया? पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगाओ तो ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। आर किसको पॉइंट कर रहा है? आर किसको पॉइंट कर रहा है? क्यू को। तो स्टार आर का मतलब क्यू होगा, ये समझ में आ रहा है, और क्यू का मतलब 2000। एड्रेस ऑफ पी, तो पी का एड्रेस क्या है? 2000, यहां भी 2000 आ गया। फिर लिखा है एड्रेस ऑफ एक्स, क्या है एड्रेस ऑफ एक्स? 1000। क्लियर? चलो अगला प्रिंट एफ डबल स्टार आर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम पहले स्टार आर का मतलब बताओ। स्टार आर का क्या मतलब है? स्टार आर का मतलब है क्यू, तो सोच सकते हो ये स्टार क्यू लिखा है। स्टार क्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब पी है। 2 बार डी रेफरेंसिंग हो गई ना। एक बार डी रेफरेंसिंग करोगे क्यू, एक और बार डी रेफरेंसिंग करोगे पी, तो पी की वैल्यू प्रिंट होगी, और पी की वैल्यू कितनी है? 1000। फिर एड्रेस ऑफ क्यू, एड्रेस ऑफ क्यू का मतलब है 3000। उसके बाद डबल स्टार M%Q, और आपको पता है ना स्टार के बाद M% आता है तो उसको तो कैंसिल कर देते हैं, बचेगा केवल स्टार और क्यू। और स्टार क्यू का मतलब हो जाएगा पी, पी लिखा है, तो पी का मतलब क्या हो गया? 1000। और आखिरी वाला तो पी लिखा ही है। आखिरी वाला प्रिंट आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ आर, एड्रेस ऑफ आर कितना है? 4000, तो ये 4000 प्रिंट हो गया। फिर लिखा हुआ है डबल स्टार क्यू, सिंगल स्टार क्यू का मतलब क्या है? पी, और इस पे एक और स्टार लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगा। चांद समझ में आ रहा है? 2 स्टार लगे ना। अच्छा, तीसरा वाला क्या है? स्टार पी। स्टार पी का मतलब क्या है? पी जिसको पॉइंट कर रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 5। ट्रिपल स्टार आर, 3 बार डी रेफरेंसिंग करनी है। आर में एक बार डी रेफरेंसिंग करेंगे तो क्यू बनेगा, एक और बार डी रेफरेंसिंग करेंगे तो पी बनेगा, एक और बार डी रेफरेंसिंग करेंगे तो एक्स बनेगा, मतलब ये एक्स लिखा है, तो 5।
बोलिए, समझ में आया एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स? टफ है, इजी है? अभी तक इजी लग रहा है ना? तो इजी ही है, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है ना? और ये मैंने आपका टेस्ट लिया, इसका आंसर भी आप लोग ने सही बता दिया, इसका मतलब आपको समझ में भी आ रहा है। तो भाई इतना अगर समझ में आ रहा है तो पॉइंटर्स पे तुम अच्छी कमांड रखना, और पॉइंटर्स को तुम अपना एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाओ, ताकि सी सी प्लस प्लस में तुम्हारी कमांड रहे। यकीन मानो, सी सी प्लस प्लस में जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है ना, बड़े बड़े प्रोग्रामर उनको बहुत इज्जत देते हैं। हाँ, सी सी प्लस प्लस में हर किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती। अभी इसके बाद भी अगर तुम्हें पॉइंटर टफ लगे तो यकीन मानो तुम्हारी मेहनत में कुछ कमी है। तुमने जो असाइनमेंट्स मिले हैं उनको प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया है, सही क्वांटिटी में सॉल्व नहीं करा है, तुम्हारा लेवल यहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें कहीं कमी लग रही हो। लेकिन अदरवाइज बोलूं तो ये अब तुम्हें दिक्कत नहीं देना चाहिए। इतना पोर्शन जितना मैंने पढ़ाया वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी मैंने कितना पढ़ा दिया? 7 पॉइंट्स तक कर दिया मैंने, आधा हुआ है, अभी तो आधा बाकी है, आधे से ज्यादा बाकी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे नहीं है, हमारी सैटरडे को होगी नेक्स्ट क्लास, और सैटरडे को हम लोग असाइनमेंट के डाउट भी देखेंगे और ये बचा हुआ पोर्शन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।